वेलकम स्टूडेंट्स, आपके इस चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज 11th और 12th क्लास का जो भी इंतजार था आज खत्म हो गया। ये हमारा पहला वीडियो 11th और 12th क्लास के लिए ये बेसिक चैप्टर है, सेट्स पढ़ेंगे आज। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये बता दें। इसका डेवलपमेंट किसने किया था ये भी आपको बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका मेथड क्या है। तो आज ये टोटल चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि जर्मन मैथमेटिशियन ने इसका डेवलपमेंट किया था, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटन। जॉर्ज कैंटन ने इनका क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। उसके बाद ये एक फंडामेंटल टॉपिक है। फंडामेंटल टॉपिक का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसिक टॉपिक, जो कि हम मैथ में पढ़ते हैं। हम जब 11th 12th में पढ़ रहे होते हैं तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आफ्टर 11 एंड 12 देन वी विल गो इन द ग्रेजुएशन। जब आप ग्रेजुएशन करते हो, जब आप बीएससी चूज करोगे और उसके आगे जाके आप इंजीनियरिंग होगे, तो भी ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दें कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो भी आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए। एक चीज और स्टूडेंट्स कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम लोग कभी भी किसी भी क्लास में देखते हैं इस चीज को, तो हम लोग अपने जीवन में, अपने होल लाइफ में बहुत चीजों का कलेक्शन करते हैं। आपको बता दें इसका रिलेटेड है, कलेक्शन से ये पूरा रिलेटेड है चैप्टर। हम कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग वीडियो गेम्स का कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग बुक्स का कलेक्शन करते हैं। तो सबका अपना अपना चॉइस होता है, उस हिसाब से कलेक्शन करते हैं। तो आपको बता दें इसका जो डिफिनीशन होगा, इसका जो मेन डिफिनीशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं डिफिनीशन ऑफ सेट्स। इसका जो डिफिनीशन होगा वो डिफिनीशन ये होगा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। इसका एक और डेफिनेशन है जो कि आपके सामने हम और करके दिखा देते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी, हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होगा, पहले देखते हैं, पहला डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप कलेक्शन करके रखते हो, सपोज टीचर्स हैं, टीचर्स पेन का कलेक्शन रखते हैं, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसका हमने कलेक्शन रखा, एक टीचर्स होते हैं, एक स्टूडेंट्स होते हैं, वो बुक्स का कलेक्शन रखते हैं, तो उस बुक का कलेक्शन हो गया। वो किन सब्जेक्टों का कलेक्शन करते हैं वो। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। दूसरी चीज है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग। आपके पास कलेक्शन है बट यू हैव अ डिफरेंट थिंग हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी। आपके पास सपोज मान लो डिफरेंट थिंग का कलेक्शन है बट उसके पास भी कॉमन प्रॉपर्टी है। सपोज आप बुक्स और कॉपी रखे हो, दोनों का कलेक्शन, बट उसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या आता है बुक्स कॉपी में कि दोनों में पेजेस होते हैं। ओके, दोनों में पेजेस होते हैं, तो पेज इसका क्या हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी हो गया। एक को पढ़ना होता है, एक को लिखना होता है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगा, लेकिन पेज इसका कॉमन प्रॉपर्टी हो गया। तो इस चीज को हम सेट्स बोलते हैं। आप इस चीज को नोट कर लेते हैं, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको दे रहे हैं कि आप इस चीज को अच्छे से लिख पाए। और आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि सेट्स क्या होता है। लुक एट द एग्जाम्पल हियर। एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। मैं यहाँ पे पहले कुछ तरह का आपको सेट दिखा देता हूं। फॉर द एग्जाम्पल सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेट ए का एग्जाम्पल। आपको कुछ और सेट दिखा देते हैं। सेट बी 1 3 5 7 9, सेट सी A E
यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपके सामने मैंने दिखा दिया। फर्स्ट एग्जांपल देखो ध्यान से, ये काउंटिंग्स नंबर है। कौन सा नंबर है? काउंटिंग्स नंबर है। तो काउंटिंग्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? हमने पहले भी पढ़ा है, काउंटिंग्स नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग्स नंबर है और नेचुरल नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। इस चीज को हम क्या लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? नेचुरल कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। वहीं स्टेट बी है, स्टेट बी में क्या लिखेंगे? आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9, ये सारे रिलेटेड किससे हैं? तो ये सारे रिलेटेड हमारे ऑड नंबर से हैं। और स्टूडेंट एक बात और बता दें आपको, ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन ये 9 तक ही है, तो इसको और भी चीज लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये पूरा हो जाएगा इसका क्लियर। ये स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, और इस चीज को आप लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन। अब इसके आगे और नंबर क्या आता है? ऑब्वियसली 9 के आगे और नंबर आता है 11, यानी कि 11 से छोटा है। और नंबर है बट 11 से छोटा है। सेट 3 में क्या है? हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं कि अल्फाबेट का ये क्या है? वॉवेल्स है, तो हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो इस तरह से हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, इस तरह से एग्जांपल्स कह सकते हैं कि ये सेट हो गया, सेट के एग्जांपल्स हो गए। सेट को हम किस तरह स्टेटमेंट में लिखते हैं ये देख लिए हम लोग। अब इसके आगे हम कुछ क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सेट लिखेंगे। इसके आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट क्या है? सेट के कुछ अपने प्रॉपर्टीज हैं, जो कि हम उसको नहीं जानेंगे तो सेट पे कोई भी क्वेश्चन आप बना नहीं सकते हो। तो सेट डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कभी भी आप सेट को डिनोट कीजिएगा तो वो आप कैपिटल लेटर में कीजिएगा। लुक फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट कीजिए। सपोज दैट कि हम सेट एक्स करते हैं, मान लेते हैं कि सेट ए है, सेट बी है, सेट एक्स है, etc। तो इसे हमने क्या लिखा? कैपिटल लेटर में लिखा है। यहाँ पे हम जिस अल्फाबेट का यूज करेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। आप देख सकते हैं ए कैपिटल लेटर, बी इज अ कैपिटल और एक्स इज अ कैपिटल। तो हमेशा इस चीज को माइंड में रखिए कि सेट डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, सेट को हमेशा हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर के द्वारा। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, सेट के अंदर का जो एलिमेंट्स है और जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों किस चीज में लिखेंगे? ये दोनों ही हम लिख सकते हैं स्मॉल लेटर में। जैसे कि हम पिछले आपको एग्जांपल में सेट का बताए थे, उसमें जितने भी लेटर लिखे थे, जितने भी एलिमेंट्स लिखे थे कर्ली ब्रैकेट में या ब्रैकेट्स में, वो किसमें लिखे थे? तो स्मॉल लेटर में लिखे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, हम इस चीज को किसमें लिखेंगे? सपोज मान लीजिए कि हमारा सेट कोई बी है और हमें लिखना है सेट 1 2 3 4 5। ये हमने क्या लिखा? ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 की जगह पे आप मान लो कि ए ई आई ओ यू लिखना। तो ये क्या है? स्मॉल लेटर है। तो यहाँ पे हमने ए बी स्मॉल में लिखा, ई बी स्मॉल में लिखा, आई बी, क्योंकि ये आप रूल्स है, ये प्रॉपर्टीज है, फॉलो तो करने पड़ेंगे आपको। जो भी प्रॉपर्टीज है आपको अच्छी तरह फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो आपका वर्क नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीटली वर्क हो जाएगा। सो इस चीज को फॉलो करना है आपको। याद रखें कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सेट के अंदर जो लिखे जाते हैं वो आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। We always write elements object in a brackets on a curly bracket। मैं इसी चीज को आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई आप सेट ले लेते हैं, मान लीजिए सेट एक्स है, तो यहाँ पे हम किस ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, ये चीज डिनोट करने वाली बात है। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट का डिनोट कर रहे हैं और कर्ली ब्रैकेट को ही ब्रैकेट्स कहते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट का एक, इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं
और ये ब्रैकेट का एक क्या है, टाइप्स है, जिसके अकॉर्डिंग हम इसमें सेट को लिखेंगे। तो हम कहाँ लिखेंगे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट को, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। कोई स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना, किसी को स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखना। किस ब्रैकेट में आप लिखोगे, तो कर्ली ब्रैकेट में आप लिखोगे। ये 3 प्रॉपर्टीज है सेट के जो हमने अभी कंप्लीट किया, 1 2 3। इसको फिर से रिपीट भी करेंगे, लेकिन पहले ये 2 देख लेते हैं। और भी प्रॉपर्टीज है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट, आपको अगर कोई भी सेट का नंबर है, सपोज मान लो कि नंबर पूछ देता है, तो आप कैसे बताओगे सेट का नंबर कितना है। आपको एक ये आपको दिख रहा होगा एग्जांपल सेट भी। अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ए ई आई ओ यू, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारा 5 है। क्या है, 5 है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे नंबर्स ऑफ एलिमेंट। दूसरी चीज है, ये आप जानिए कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट का ही एक अदर वर्ड होता है कार्डिलिटी। कार्डिलिटी ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट को ही कहते हैं। या साइज ऑफ सेट भी आपसे पूछे कि साइज ऑफ सेट क्या है, तो आप समझ जाना कि वो पूछ रहा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या है। तो साइज ऑफ सेट और कार्डिलिटी ये 2 चीज है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में होगा कि ये कोई दूसरा चीज होगा, नहीं, ये सिर्फ आपको पूछ रहा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट और नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको 5वीं जो प्रॉपर्टीज है वो है कि सेट को कभी भी रिपीटेड नहीं किया जाता, नॉट बी रिपीटेड, यानी कि कभी भी रिपीटिंग नहीं करेंगे। सपोज हम कोई सेट बना रहे हैं, स्कूल एक वर्ड है SCHOOL, ये स्कूल का हमें सेट बनाना है। तो कैसे सेट बनेगा, सपोज मान लेते हैं कि ये कोई सेट है ए और इसे स्कूल का सेट बनाना है। तो SCH सही है, लेकिन O को 2 बार रिपीटिंग यहाँ पे किया, लेकिन आपको सिर्फ 1 बार करना है और ये सेट बन गया। क्योंकि हम लोग किसी भी लेटर का, किसी भी अल्फाबेट का या किसी भी नंबर का हम रिपीटेड नहीं करेंगे, इसको हम सिंपल तरीके से लिखेंगे। तो फिर से देखते हैं इसको एक बार रिवाइज के तौर पे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में पहला चीज क्या पढ़ना है, सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हमेशा सेट को आप कैपिटल लेटर में डिनोट करके रखेंगे। सेकंड चीज आपको पढ़ना है, एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट आर रिटन इन स्मॉल लेटर। कभी भी आप सेट को लिख रहे हो, एलिमेंट्स को लिख रहे हो, उसके ऑब्जेक्ट्स को लिख रहे हो, तो वो आपका हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने दिखाया है, लिख ए है, ई है, आई है, यू है, ये किस चीज में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तीसरी चीज है आपका क्या है कि हमेशा हम सेट्स को किस तरह के ब्रैकेट्स में लिखेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रेक्स में लिखेंगे। चौथी चीज क्या आपने बताया, तो नंबर्स ऑफ सेट को हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। और नंबर्स ऑफ सेट को हमने 2 नामों से जाना जाता है, एक साइज ऑफ सेट्स जाना जाता है, दूसरा कार्डिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस वर्ड को जान लीजिए क्योंकि आगे काम आएगा। और 5वीं जो चीज है वो क्या है, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट शुड बी नॉट बी रिपीटेड। कम से कम ये चीज जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हो, सेट थ्योरी बना रहे हो, तो उसके एलिमेंट्स कभी भी ये रिपीटेड नहीं किए जा सकते। रिपीटेड का मतलब है कि इसको दोहराना नहीं है, यानी कि इसके एलिमेंट्स को जो सेम लिखा होता है उसको बार बार नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक बार लिखा जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेट्स। तो मेथड ऑफ सेट्स से पहले हम एक चीज और जानेंगे, ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन। इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसका ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है। ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द आप समझ सकते हैं, ग्रीस, ग्रीस एक देश है, ग्रीस देश का जो लैंग्वेज है उसे हम ग्रीक बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं हमें मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो कि ग्रीक वर्ड होते हैं और हम उनका यूज करते हैं। तो इसको हम एप्सिलॉन, कुछ स्टूडेंट एप्सिलॉन भी बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो आप उस तरह का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, एप्सिलॉन इसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। इस चीज का मतलब होता है बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग्स टू। तो इसको कैसे जानेंगे, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि सेट ए है। तो सेट ए है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, सेट ए, मान लो कि आप ए ई आई ओ यू है सेट ए, ओके। और आपको हम बोले कि इस चीज में ए
यहाँ पे हम दे सकते हैं, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि यहाँ पे सेट ए में क्या मौजूद है, ए मौजूद है, तो यहाँ पे हो गया सेट ए बिलोंग्स टू। बट हम यहाँ पे लिखेंगे बी, बट यहाँ पे तो बी है नहीं, इस सेट में बी कहाँ है, बी नहीं है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो ये क्या ए है, नहीं, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, इसका मतलब होगा नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, इसका मतलब होगा नॉट बिलोंग्स टू। तो ये ग्रीक जो वर्ड है, जो हमारा ग्रीक वर्ड एप्सिलॉन है, इसका इस तरह का यूज होता है, आप नॉर्मली आप समझ लें, जिसमें ऐसे होगा ये बिलोंग करता है इसमें, यानी कि इसके ये समुच्चय में है, इसके सेट थ्योरी में है, और ये नहीं है, इसकी वजह से नॉट बिलोंग्स टू लिखी है। आगे हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मेथड है, आप जानते हैं इसका कुछ मेथड होता है, कैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कुछ मेथड होता है। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड है, स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर्म या रोस्टर टेबुलर फॉर्म, ये जो आपका दो मेथड है, ये आपको पढ़ना है 11th 12th में, लेकिन ये तीसरा मेथड आपको 11th में नहीं पढ़ना है। फिर भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे और क्लियर समझाएंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। तो चलिए इन तीनों मेथड को आप एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, ये सपोज मान लीजिए कि स्टेट डिस्क्रिप्शन फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी सेट को एक स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर देना, यानी कि रिप्रेजेंट कर देना मतलब किसी भी सेट को, अगर ये सेट है, सपोज दैट यहाँ पे सेट ए हमने ले लिया, ए ई आई ओ यू है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम एग्जांपल में बताए थे आप लोगों को पहले, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, और ये रिप्रेजेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट एंड टेबुलर फॉर्म। और किसी भी सेट में किसी अल्फाबेट को, किसी भी सेट को, जैसे हमने कलेक्शन ऑफ वॉवेल लिखा, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उसको हम बोलेंगे रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। उसको क्या बोलेंगे, रोस्टर, और इसका मतलब है ये भी नाम रख लो या ये भी नाम रख लो, कोई भी नाम एक रख लो, ठीक है। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म उसको बोल सकते हैं। किसी सेट को किसी नंबर में या किसी अल्फाबेट में हम लिख लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर का आपको बताना पड़ेगा एग्जांपल अच्छे से, लेकिन आपको बाद में बताएंगे, थोड़ा इन दोनों को एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये दोनों एग्जांपल में कैसे हम लिख सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट का स्टेटमेंट जो फॉर्म है, इसी स्टेटमेंट फॉर्म को आप डिस्क्रिप्शन फॉर्म भी कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट फॉर्म है, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टेटमेंट फॉर्म का, जैसे कि B is the set of natural even number less than 12। अगर हम लिख दिए कि B is the set of natural number लेस देन 12। बी एक सेट है प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर का, जो आपका 12 से कम है, 12 से कम है, लेस देन 12 दिया है। तो अगर आपको ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अगर हम इसको चेंज करके रोस्टर फॉर्म में लिखें या टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको एक्सचेंज करके रोस्टर फॉर्म में लिखना है या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा सेट बी हो गया, जो नेचुरल नंबर है 12 से। अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेस देन 12, यानी कि 12 से कम होगा। आप देख सकते हैं कि सेट बी आपका 1 to 11 होगा, 12 से कम होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं, थोड़ा सा एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि B इज द सेट ऑफ, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि B इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो इसमें से जो ऑड नंबर होगा वो हटा देंगे,
इसमें से जो ऑड नंबर को हमने क्या कर दिया, इसे कट कर दिया, यानी कि हटा दिया। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और 11 भी नहीं होगा क्योंकि 11 भी ऑड नंबर है। तो 10 तक आपका क्या हो जाएगा, ये रोस्टेड फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है कि डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट फॉर्म क्या होता है। डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट फॉर्म ये होता है कि किसी भी सेट्स को एक सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर देना। किसी भी सेट को क्या, एक स्टेटमेंट में, सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसमें आप रिप्रेजेंट कर देते हो। तो आप इसको बोल सकते हो कि किसी भी सेट्स को एक स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसे हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। और किसी भी सेंटेंस को आप क्या कर लेते हो, किसी भी सेंटेंस को आप किसी भी नंबर या अल्फाबेट के फॉर्म में लिख देते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये दो चीज हम बोल सकते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारा, ये आपको कभी से इंतजार कर रहे हो कि सर सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताएंगे, क्या है ये सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ चीजें नहीं होती है तो हमारे पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो जाती है, समझ में आने लगती है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है वो टॉपिक। तो आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को बताते हैं आप लोगों को कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म, दोस्तों ये चीज आपको बता दें कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो, उसमें दो चीज क्या होता है, हमेशा दो चीज हमेशा होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए, एक वेरिएबल्स होना चाहिए। तो वो चीज माइंड में रखो आप कि कॉलम होना चाहिए, कॉलम जिसे हम डिनोटेट करते हैं इस तरीके से, और एक वेरिएबल्स आप एक्स वाई जेड ए बी सी etc कोई भी आप ले सकते हैं। तो आपका इस तरह का होना चाहिए, तो कॉलम होना चाहिए, नहीं तो वेरिएबल्स होना चाहिए। ये दो चीज माइंड रख लो कि जब हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे तो ये दो चीज जरूर, इन दो चीजों में ही रिप्रेजेंट करते हैं, इन दो चीज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल देते हैं, सपोज कि कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे सेट ए है। एग्जांपल के तौर पे हमने लिख लिया कि सेट ए है, तो सेट ए को क्या लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं, 4, ये हमने मान लिया है, 2 6 4 8 और 10, ये हमारा सेट ए हो गया। जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, तो x, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ये हमारा सेट ए है, तो सेट ए बराबर ऐसे करके लिख सकते हैं, सेट ए बराबर, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट, और यहाँ पे x सेमीकोलन, ठीक है। अब ये क्या है क्या 2 4 6 8 है, क्या नेचुरल नंबर, बट कौन सा नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है, ये आपको पहले ही पता है और इसको मैंने बताया भी है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। तो ये नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर, ये एप्सिलॉन है जिसका अर्थ यहाँ पे बताया कि ये बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। और कौन से नेचुरल नंबर से, तो इवन नंबर, नेचुरल इवन नंबर, इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल इवन नंबर। और ये जो नेचुरल इवन नंबर है 10 है, किससे छोटा है 10, आपको पता होना चाहिए ना 10 किससे छोटा है, तो 12 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो लेस देन 12, क्या लेस देन 12। तो क्लियर हो गया, फिर से एक बार आपको समझा दें इस चीज को। ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू का मतलब आप समझ लो कि इस सेट में, सेट ए में अगर ए है तो इससे बिलोंग करेगा, ई है तो बिलोंग करेगा, आई है तो बिलोंग करेगा, ओ है तो बिलोंग करेगा, और यू है तो बिलोंग करेगा। लेकिन बी तो नहीं है ना इस सेट में, और बी नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब हो गया नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद मेथड में आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन का ये 3 मेथड होता है सेट थ्योरी का। पहला स्टेटमेंट मेथड, स्टेटमेंट मेथड में बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका एग्जांपल भी बताया था आपको। रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म का मतलब भी बताया है कि किसी भी नंबर और अल्फाबेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये चीज बताया है कि
इस तरह के कॉलम और वेरिएबल को लेके हम चलेंगे और इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल और क्लियर करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म का ले लेते हैं। यहाँ पे इसको हम हटा लेते हैं। एक और एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म का ले ही लेते हैं जिससे आपको अधिक से अधिक क्लियर हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि कोई सेट बी है, ठीक है, कोई सेट यहाँ पे हमने बी लिया है और -2 -1 0 1 2 3 ये कोई हमने सेट ले लिया। अब ये क्या है, ना ही ये नेचुरल नंबर है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है इंटीजर्स, ना ही ये होल नंबर है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स है, ये सिर्फ इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स है लेकिन लेस देन 4 है ना, मोर देन -3 लेस देन 4। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा ये सेट हो गया बी और यहाँ सेमीकोलन, यहाँ पे x ऐसे मानेंगे। और आपको बता दें कि जो इंटीजर्स होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पे कैपिटल जेड लिख सकते हैं। कैपिटल जेड में लिखने के बाद क्या लिखेंगे, x जो है किससे लेस देन है, तो 4 से कम है, तो यहाँ पे 4 से कम लिखाएंगे। तो इस चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। सेट बिल्डर फॉर्म में आप यहाँ पे क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सारी वीडियोस, सारा चीज यहाँ पे, सारा स्टेटमेंट जो भी मैंने बताया है वो सारी चीज समझ में आई होंगी आपको। और आपको जो भी डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट को पूरा पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया सेट थ्योरी का, जिसमें कुछ सेट्स में इसके प्रॉपर्टीज बताई हैं, इसके मेथड्स बताए हैं, ठीक है। तो अगर इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और तब तक के लिए धन्यवाद।